ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। हम लेकर आए हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की सीरीज़, जहाँ पर हम जो चैप्टर हमारा होता जाएगा देन फर्दर विल बी डीलिंग विद द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, क्योंकि वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर ऑल द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आए हैं, जहाँ पर हम थोड़े मॉडरेट लेवल से डिफ़िकल्ट लेवल तक के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, विच कैन बी फ्रॉम एनसीईआरटी और कैन बी आउट ऑफ एनसीईआरटी और कैन बी अराउंड एनसीईआरटी समवेयर इन दैट, मगर आने के चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस के, इसलिए मैंने ये सीरीज़ नई स्टार्ट की है। ऑफ कोर्स हमारे चैनल पर एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज़ अब तक के चल रही है। एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज़ तो काफ़ी टाइम से चल रही है, आप लोग ने वो ज्वाइन भी की होगी। काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने कवर कर लिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट टू डू है। एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज़ के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ नॉट लाइक रीडिंग करा रहे, इट्स नॉट अ लिटरेचर लेक्चर, राइट। तो हम वहाँ पर पूरा एनसीईआरटी को इंटरप्रीट करते हैं, क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी, what is the concept behind every certain topics and everything is being covered in NCERT। मतलब अगर आप NCERT रीडिंग सीरीज देख रहे हो, दैट मीन्स आपको और कोई लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज येस उसके अंदर प्लेलिस्ट बनती है चैप्टर्स की, एंड आई गिव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स कि आप लोग को सबसे बेहतरीन कंटेंट दिया जा सके। तो एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज एक सीरीज़ है विच इज़ अ मस्ट टू डू इफ़ यू आर अ फ्रेशर, स्पेशली अगर आपने अभी 11th में हो, 12th में हो, तो आपको ये देखना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो, वी हैव द वन शॉट सीरीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल, गो एंड वॉच द वन शॉट। कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतनी सी चीज़ का, देखो कंसेप्ट तो आपको सब दोनों जगह समझाया जा रहा है, कंसेप्ट यहाँ भी समझाया जा रहा है, वन शॉट में भी कंसेप्ट समझाया जा रहा है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन यहाँ पर भी कराई जा रही है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वन शॉट में भी कराई जा रही है। व्हाट इज नॉट गिवन इन वन शॉट इज द क्विक रिविजन। मैं बार बार रिवाइज इतना ज़्यादा नहीं करा रही होती जितना मैं एनसीईआरटी के इसमें करा रही होती हूँ, एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज में। वन शॉट में भी मैं आपको पूरा याद करा के भेजने तक का इतना अच्छा बेटर वे में प्रिपेयर करवा देती हूँ, बट फॉर योर बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपका रिवीजन करवाना है आपको, तो फिर एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज इज मस्ट फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द वन शॉट सीरीज इज ऑल डन। पीवाईक्यूज मास्टरी सीरीज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट मास्टरी मैराथन मैंने चालू किया है पीवाईक्यूज का, जहाँ पर हम 2025 से 2010 तक के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कर रहे होते हैं फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। तो हर एक चैप्टर जैसे कंप्लीट होता है, वी मूव ऑन टू द पीवाईक्यू सीरीज, वी डू द वन शॉट, एंड देन वी ऑल्सो हैव द पीवाईक्यू सीरीज हो गया, अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन की सीरीज आई है। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द चैनल, यू नीड टू जस्ट विजिट द चैनल वंस। अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद बायोमोलिक्यूल्स डिफिकल्ट क्वेश्चन सीरीज। अब यहाँ पर देखो, बायोमोलिक्यूल्स में से मैं वेटेज फिर से बता देती हूँ एक बार, 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है। कई बार ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि 5 क्वेश्चंस भी यहाँ से आ जाए, तो आपको इतना समझ के रखना कि 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स जो है आपके, ठीक है, इस चैप्टर से बनते हैं। अगर इसको हम ध्यान रखें तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो को फैक्टर्स वाला पार्ट है, क्वेश्चन बनता ही है को फैक्टर्स करके जाना है, बहुत अच्छी तरीके से को फैक्टर वाला पार्ट करना है। ठीक है, जो भी को फैक्टर के अंदर डिवीजन बताए हैं, एवरीथिंग यू शुड नो। ठीक है, को फैक्टर के बाद में आपके सारे बॉन्ड लिंकेजेस, ठीक है, मैं कोई ऐसा एक चीज़ नहीं बताऊंगी कि आपने जो है सिर्फ पॉलीसेक्राइड्स करनी है या फिर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड करना है, नहीं, आपको सब करना है और सबके बॉन्ड लिंकेजेस आपको आने चाहिए, फिगर्स आपको सबके आने चाहिए, स्ट्रक्चर्स आपको सबके आने चाहिए, जो भी टीचर करवा रही होती है। आप कोई भी बैच से कर रहे हो, लेकिन अगर आपको जो भी स्ट्रक्चर कराए जा रहे हैं, यू हैव टू डू दो स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आंख बंद करके आपको सिर्फ फॉलो करना है टीचर को, फिगर्स सारे करने, स्ट्रक्चर सारे करने, बॉन्ड लिंकेजेस आपको सारे करने हैं। ये सारे डिफिकल्ट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं और बहुत अच्छे तगड़े एफर्ट्स इसके अंदर लगाने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको वेटेज बता दिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, और जो आपका एनसीईआरटी रीडिंग पूरा रहता है वो तो आपको होना ही चाहिए। हर एक पन्ना आपके सामने पिक्चर मेमोराइजेशन जो होता है वो आपका होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। इस टेबल में इस तरीके का दिया था, तो टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है टेबल। अब दूसरा मैंने एक और एक बायोमोलिक्यूल्स पे बनाया है, ट्रिक्स एंड टिप्स करके जो वीडियो है, दिस वीडियो इज मस्ट फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि यार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं बायोलॉजी के अंदर, नाउ वी कैन नॉट टेक एनी मोर, या फिर ऐसा उनको लग रहा है कि कोई इसका टिप्स मिल जाए, कोई इसके अंदर याद रखने की ट्रिक मिल जाए, तो वो मैंने एक वीडियो बनाया है बायोमोलिक्यूल्स का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये सारी ही चीज़ों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, यू कैन विजिट द चैनल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
कि आपको सारा क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज, वन शॉट के नोट्स, ऑल दी अपडेट्स रिगार्डिंग नीट एग्जाम, सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बिना और टाइम वेस्ट किए। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो बताना है, ठीक है। इससे पहले अभी टॉपिक क्या है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या पूछा है इसके अंदर? द क्वेश्चन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस फ्रॉम अ लिविंग टिश्यू रिक्वायर्स डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। अब देखो ये जो पार्ट आपने पहला क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया होगा कि ये कहाँ से पूछा गया है। यस, ये स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया है, टेस्टिंग के बारे में दिया है, एनालिसिस के बारे में दिया है, वहाँ का पूछा है। अब हमको बताना क्या है इसके अंदर से, इनकरेक्ट वाला पार्ट हमको पूछा है। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस फ्रॉम अ लिविंग टिश्यू रिक्वायर्स डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। हर एक वर्ड को बहुत ही अच्छे से तवज्जो देकर आपको पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले वर्ड में ही समझ में आ जाता है भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट किया जाता है। कोई डिस्ट्रक्टिव नहीं है, हम वाटर पेसल से करते हैं, एसिड सॉल्युबल एसिड इनसॉल्युबल वाला। लेकिन डिस्ट्रक्टिव ये वर्ड जो यूज किया गया है, देखो ये मैंने क्वेश्चन जैसे चुने हैं ना, जिस तरीके के मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बिल्ड किए, कंस्ट्रक्ट किए हैं, ये इस तरीके के है कि आपको वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी के अंदर क्या पूछा है एंड व्हाट एनसीईआरटी इज टेलिंग यू। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, घुमा के क्वेश्चन है। डिस्ट्रक्टिव ये वर्ड जो है इनऑर्गेनिक के लिए यूज किया है। इनऑर्गेनिक कैसे पता करते हैं? इनऑर्गेनिक के अंदर क्या आ जाता है आपके? फॉस्फेट आयंस आ जाते हैं, सॉल्ट्स आ जाते हैं, Na+, Cl-, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट आ जाता है। अब इसके अंदर हमें डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम क्या करते हैं इनऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए? फर्स्टली जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था, अगेन हमने कोई लिविंग टिश्यू लिया था, उसको हमने ड्राई वेट निकाला था। अब ड्राई वेट जो था उसको हमने बर्न कर दिया था कंबस्टन के थ्रू। जितना भी कार्बन कंपाउंड था, जो भी ऑर्गेनिक था, सब कुछ इवेपोरेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के फॉर्म में निकल गया, कंबस्टन उसका हो गया, बचा क्या है? एशेज बचे हैं। तो डिस्ट्रक्टिव जो रहता है, एशेज बनाते हैं, जिसके अंदर हम डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं, जहां पर हम एशेज बना रहे हैं। अब ये डिस्ट्रक्टिव एशेज जो बन रहा है, बेसिकली ये क्या है? इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है जो कि बच चुका है फ्रॉम अ लिविंग टिश्यू, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक वाला डिस्ट्रक्टिव बताया था, फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाता है। एनालिटिकल टेक्निक्स गिव्स अस एन आइडिया अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो याद रखो, एनालिटिकल टेक्निक्स गिव अस एन आइडिया, ये बिल्कुल ही करेक्ट है, कुछ भी इसके अंदर रॉन्ग नहीं है। एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू रिक्वायर्स आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ये भी उसी पेज में का दिया हुआ पार्ट है कि सबसे पहले अगर आपको एनालिसिस करना है तो दैट रिक्वायर्स व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी कोई भी कंपाउंड को, कोई भी चीज को लिविंग टिश्यू के अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसको सेपरेट करते हैं थ्रू वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स। तो वही यहाँ पर बोला है, पहले तो हमने आइसोलेट किया। आइसोलेट मतलब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कैटेगरीज ऑफ सम कंपाउंड्स में से हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, तो मतलब हमने उस पर्टिकुलर पार्ट को आइसोलेट कर दिया। उसके बाद में हम सेपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर के जो भी सब पार्ट्स है उसके अंदर से, ठीक है। हम उसका सेपरेशन कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? प्योरिफिकेशन कर रहे हैं। तो यही दो क्या आ जाते? स्टेप्स आ जाते। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये डायरेक्ट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की है। इसके अंदर अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लगेगा तो वो इसका लेंथ हो सकता है। दूसरी चीज, वर्ड टू वर्ड आपको पता होना चाहिए था। डिस्ट्रक्टिव अगर आपको नहीं पता था तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब मैंने ये समझाना था आपको कि क्वेश्चंस जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ये वाली सीरीज आपको स्पेशली, आई डोंट नो आप में क्या हुआ है, ये वाली सीरीज आपको स्पेशली उसी तरीके से सॉल्व करनी है जैसे मैं बता रही हूँ। हर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने जब भी आ रहा है, पॉज द वीडियो देन एंड देयर। वहां पर पॉज करने के बाद आपने क्या करना है? आपको सिंपली खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। अगर खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, जस्ट रिज्यूम द वीडियो, ठीक है। उसको वापस से प्ले करो, देखो क्या बताया है, आंसर चेक करो और उस चीज़ को मार्क करो कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था। इसका PDF आपको मिल जाएगा, क्वेश्चंस के फॉर्म में अलग से दूंगी, आंसर की उसी के नीचे होगी, और इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन अभी बताया है ये भी आपको नोट्स के तौर पर मिल जाएगा। इफ टायरोसिन इज नॉट मेड इन द बॉडी देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स विल बी सीन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो हमने टायरोसिन के बारे में क्या पढ़ा है। टायरोसिन सबसे पहले तो ये किससे बना होता है? मेड फ्रॉम व्हाट? फिनाइलएलेनिन, ठीक है। फिनाइलएलेनिन का फटाफट से स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फिनाइलएलेनिन का स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर CH2 लगा होता है और एक क्या बनी होती है? रिंग होती है। दिस इज द R पार्ट, द वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। बाकी तो हमको अमाइनो एसिड का पता ही है, 4 चीजें होती है। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसको कहते हैं। यहाँ पर H अगर समझ लेते हैं, यहाँ पे COH है,
ठीक है। यहाँ पर अगर हमने क्या बताया, यहाँ पर क्या है, COH है, ठीक है, यहाँ पर H है, यहाँ पर NH2 है, NH2 अमाइनो ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर जो होता है वेरिएबल ग्रुप होता है, और वेरिएबल ग्रुप यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके बताया फिनाइलएलेनिन का। अब टायरोसिन बनाने के लिए हम हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम यूज करते हैं। हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, एक्चुअली OH ग्रुप ऐड कर रहे होते हैं, और फिनाइलएलेनिन के अंदर जब हम OH ग्रुप ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गेट टू सी टायरोसिन। अब ये जो टायरोसिन होता है इसका स्ट्रक्चर बता दो क्या होगा, सेम होगा, CH2 यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर भी इस तरीके की रिंग होगी जिसके नीचे OH ग्रुप सिर्फ एक एक्स्ट्रा जुड़ा होता है। दिस इज द R ग्रुप फॉर व्हाट, टायरोसिन। टायरोसिन के लिए ये R ग्रुप बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो टायरोसिन होता है ये मल्टीपल चीजें बनाता है, जिसके अंदर से हमने एक पढ़ा था T3 T4, ये दोनों हार्मोन्स जो थायराइड हार्मोन्स है ये बनाता है। दूसरा मेलानिन बनाता है, और हमने देखा था न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, जो कि कौन बना रहा है, टायरोसिन बना रहा है। और हमने देखा था एक एड्रीनलिन, एड्रीनलिन भी किसके थ्रू बनता है, टायरोसिन के थ्रू बनता है। ये 4 चीजें हमने देखी थी। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है कि अगर टायरोसिन का लेवल कम हो जाता है या फिर टायरोसिन हमारी बॉडी में नहीं बनता है, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। देखो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट मैंने चुन चुन के निकाले हैं, सॉल्व करो, ट्राई करो, और ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं बनता है बॉडी में तो क्या सिम्टम्स देखे जाएंगे। देखो सबसे पहले तो ये क्या क्या चीजें, क्या क्या फायदा हमें पहुंचा रहा है, इसे ध्यान में रखो। दूसरी चीज है ये किससे बनता है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको समझ में ये आना चाहिए कि टायरोसिन पहले तो हमें डाइट में से हमने नहीं लेना, हमारी बॉडी उसको बना सकती है, वो नॉन एसेंशियल है। तो फिनाइलएलेनिन के थ्रू टायरोसिन हमारी बॉडी बना रही है। अगर टायरोसिन नहीं बनता है तो फिनाइलएलेनिन पर कहानी रुक जाएगी, राइट। फिनाइलएलेनिन पर अगर कहानी रुक जाएगी तो फिनाइलएलेनिन के लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर टायरोसिन नहीं बनता है तो ना तो T3 T4 सही से बन पाएंगे, ना मेलानिन बन पाएगा, ना डोपामिन और ना एड्रेनालिन। डोपामिन नहीं बन पाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है सही से, न्यूरोट्रांसमीटर अगर नहीं होगा तो हार्मोन रिलीज नहीं होगा। मेलानिन अगर नहीं बनता है, मेलानिन इज नथिंग बट अ पिगमेंट। मेलानिन क्या है, ये पिगमेंट है। ये पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, हमारी जो स्किन है ना, जिसकी स्किन ज्यादा ब्राउन होती है उसके पास में ज्यादा मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। बालों का जो पिगमेंट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ आईब्रोज है, आपकी आई लैशेज है, ऑल दिस बिकॉज ऑफ द पिगमेंट, वेरी ब्लेस्ड पिगमेंट मेलानिन। ये हमें क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर जो भी पिगमेंट्स है मेलानिन के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखो कि मेलानिन जो होता है ये किसके थ्रू बन रहा है, इट इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम टायरोसिन। तो दूसरी चीज तो ये आ जाती है मेलानिन नहीं बनने का। अब दूसरी चीज एक और आ जाती है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये वो कंडीशन है जिसके अंदर टायरोसिन नहीं बन रहा होता है, हमारी बॉडी के अंदर फिनाइलएलेनिन के लेवल्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फिनाइलएलेनिन के लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, इट कैन लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब देखो यहाँ पर इंक्रीज यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। यूरिक एसिड का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो यूरिक एसिड के अंदर तो नहीं इसका कोई ठीक है सिम्टम नहीं देखा जाएगा। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, स्लीप पैटर्न का लेना देना है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। स्लीप पैटर्न का यहाँ पर लेना देना नहीं है। मेलानिन विल नॉट बी फॉर्म्ड, ये सही चीज है। फिनाइलएलेनिन विल इंक्रीज एबनॉर्मली इन बॉडी, ये भी बिल्कुल सही चीज है। लॉस ऑफ हेयर एंड स्किन पिगमेंट, ऑफकोर्स बिल्कुल, क्योंकि मेलानिन नहीं बन रहा है, ठीक है। इट विल लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड फिनाइल कीटोन्यूरिया, बिल्कुल सही है ये सारे पॉइंट्स। तो आपको आई होप समझ में आया हो कि इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना था। आपको याद रखना था कि टायरोसिन के क्या क्या यूज होते हैं, क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे बनता है। टायरोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको करना है ये। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पर, इफ टायरोसिन इज नॉट मेड विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स विल बी सीन। तो कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे, CDEF, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था यह करेक्ट ऑप्शन वॉज 1, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई कोएंजाइम्स कैन पार्टिसिपेट इन मल्टीपल डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। अभी इसके अंदर से हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही रीजन बताता है कि कोएंजाइम्स जो होते हैं ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं मल्टीपल डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंट हमें पता है कि कोएंजाइम्स, देखो जो कोफैक्टर्स होते हैं इसके अंदर हमने देखा था कि 2 चीजें हमने देखी थी, एक तो प्रोस्थेटिक ग्रुप था और एक तो क्या था, कोएंजाइम था। अब ये जो कोएंजाइम होता है बेसिकली, ठीक है, ये जो कोएंजाइम, ये हम कौन से बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की बात कर रहे हैं। इसके अंदर प्रोस्थेटिक होता है और एक कोएंजाइम होता है। ये प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम के बीच में सबसे मेजर डिफरेंस क्या था कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो था ये टाइटली बाउंड हो जाता है। कैसा बाउंड होता है, ये टाइटली बाउंड होता है, और जो कोएंजाइम होता है ये लूजली बाउंड होता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल चीजों के साथ इस वजह से क्या कर सकता है, मल्टीपल रिएक्शंस में इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल रिएक्शंस में इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल
एंजाइम्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। तो क्यों कर सकता है? क्योंकि वो लूजली बाउंड होता है, ट्रांजिएंट बॉन्ड होता है। यही सब आपकी एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं अभी बता रही हूँ। ट्रांजिएंट बॉन्ड बनाता है ओनली टिल द टाइम ऑफ प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सिर्फ एंजाइम का कन्वर्जन, ठीक है, सबस्ट्रेट कन्वर्जन के टाइम तक के ही वो अपने साथ होता है, एंजाइम के साथ होता है। आफ्टर दैट इट लीव्स द एंजाइम, ठीक है। वेरस प्रोस्थेटिक ग्रुप बिल्कुल अलग है। प्रोस्थेटिक ग्रुप तो एकदम टाइटली बाउंड हो जाता है, इसको निकालोगे तो एंजाइम की एक्टिव साइट ही खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको सब पॉइंट्स याद रखने थे। अब यहाँ पर हमको पूछा है कि इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन बताओ। कोएंजाइम्स आर परमानेंटली बाउंड, बिल्कुल फर्स्ट ही रॉन्ग हो जाता है, बिल्कुल गलत है। कोएंजाइम्स आर केमिकली रिएक्टिव एंड गेट हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइजेशन का तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है कि आफ्टर एवरी रिएक्शन वो हाइड्रोलाइज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, रॉन्ग है। कोएंजाइम्स बाइंड टाइटली टू वन एंजाइम एंड देन ट्रांसफर टू, टाइटली बाउंड होता ही नहीं है कोएंजाइम, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। कोएंजाइम्स आर लूजली बाउंड, करेक्ट है, एंड कैन बी रीजनरेटेड टू पार्टिसिपेट इन वेरियस रिएक्शंस। बहुत सही चीज है, इसको हम रीजनरेट भी कर सकते हैं। योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यहाँ पर मैंने कुछ जगह पर ऑप्शन 1 रख दिए, कुछ जगह पर ऑप्शन डी रख दिए, ए बी सी डी रख दिए हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एपोएंजाइम कैन बी रीस्टोर्ड बाय द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो हमें पूछा है कि एपोएंजाइम क्या होता है। देखो होलो एंजाइम एक चीज होती है, होलो एंजाइम जो होता है ये किससे बल का बना होता है? इट इज नथिंग बट कोएंजाइम प्लस एपोएंजाइम, ठीक है। एपोएंजाइम कौन सा पार्ट होता है? ये होता है हमारा एंजाइम जो प्रोटीन पोर्शन है, ठीक है। एंजाइम का जो प्रोटीन पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज ये एपोएंजाइम। और इसके अंदर का कोएंजाइम जो होता है दैट इज नथिंग बट द कोफैक्टर वाला पार्ट जो उसके साथ में लगा हुआ है, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहांस करने के लिए जो लगा हुआ है दैट इज कोफैक्टर। अब यहाँ पर बोला है कि एंजाइम एक्टिविटी रीस्टोर कब हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने कोफैक्टर निकाल दिया तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। अब इसको रीस्टोर करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? ऑफकोर्स कोएंजाइम या फिर कोफैक्टर को फिर से लगाना पड़ेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स का कोई लेना देना नहीं है बेटा। सबस्ट्रेट, अब देखो कोई आंसर ये सोच रहा होगा कि सबस्ट्रेट भी तो हो सकता है, लेकिन देखो ध्यान रखो जब हम सबस्ट्रेट निकाल देते हैं, ठीक है, हमने सिर्फ एंजाइम रखा है, सबस्ट्रेट कम कॉन्सेंट्रेशन में रखा है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ एंजाइम्स काम कर रहे हो, कुछ एंजाइम्स काम ही नहीं कर रहे, उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो चुकी है। नहीं, उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी है लेकिन उनके पास में सबस्ट्रेट नहीं है। उनके अंदर अभी पावर है, उनका पोटेंशियल है, लेकिन उनके पास में सबस्ट्रेट नहीं है, ठीक है। कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस तब होती है जब हम उसके पास से कोफैक्टर छीन लेते हैं। तो एट दैट टाइम अगर हम ठीक है ये डाल भी देना, ठीक है, अगर हम सबस्ट्रेट्स को डाल भी दे तो भी उसकी एक्टिविटी नहीं शो करेगी, क्योंकि उसकी एक्टिविटी को स्विच ऑन करने वाला जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। तो अप्रोप्रिएट क्या ऐड करना है? कोफैक्टर्स ऐड करना है। मेटल कीलेटर्स ये भी चीजें नहीं होती है। व्हाट इज द थिंग दैट वी हैव लर्नड कि कोफैक्टर्स जो होते हैं ये कैटालिटिक एक्टिविटी को रीस्टोर कर सकते हैं। अ पर्सन कंज्यूम्ड अ पॉइजनस प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट। देखो मैंने थोड़ा एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन निकाला है कि यहाँ पर पूछा है कि पॉइजनस प्रोटीन, ठीक है, पॉइजनस प्रोटीन ले लिया है, ठीक है। अब ये पॉइजन जो लिया है इसने, पहली बात तो पॉइजन है, वी डोंट नो व्हाट्स द यूज ऑफ दिस, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो सकता है, फर्स्ट चीज। दूसरी कि पॉइजनस है, ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको यही समझ में आ जाना चाहिए कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। क्या है ये? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, क्योंकि पॉइजन और टॉक्सिन ये हमने क्या देख लिया है, ये कहाँ देखा है हमने? इन बायोमोलिक्यूल्स टेबल्स में देखा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दिस प्रोटीन। अब इसके अंदर से ट्रू क्या नहीं होगा? तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये किसके अंदर आएगा? टॉक्सिन के अंदर आएगा, क्योंकि और कोई ऐसे नहीं, हमने पॉइजनस वाले और कोई नहीं देखे हैं, अल्कोलॉइड्स देखे हैं, लेक्टिन्स देखे हैं, लेमन ग्रास ऑयल देखे हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पे टॉक्सिन ही एक बचता है, बाकी तो ड्रग्स है, और ड्रग्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, तो वो हो जाता है। तो टॉक्सिन नहीं हो सकता है। टॉक्सिन के अंदर हमने दो एग्जाम्पल देखे हैं, एक एब्रिन देखा है और दूसरा रिसिन देखा है। ये नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है, ठीक है। एक कुरकुमिन दिया है, एक विनब्लास्टिन दिया है, किसके अंदर दिया है? ड्रग्स के अंदर दिया है। याद रखो जो ट्रिक्स और टिप्स वाला वीडियो है वो ये ही सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया हुआ है, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। इट कैन बी एब्रिन और रिसिन, सही है, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज अ टॉक्सिन कॉल्ड एब्रिन, हो सकता है टॉक्सिन एब्रिन हो जाए। इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट फाउंड इन प्लांट्स, सही बात है, सेकेंडरी होगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं होगा, क्योंकि पॉइजनस है और पॉइजन्स और टॉक्सिन्स जो है इसका प्लांट के अंदर का रोल नहीं मालूम है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। इट इज अ लेक्टिन फाउंड इन प्लांट्स, क्या ये लेक्टिन के अंदर आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लेक्टिन्स आर नथिंग बट ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, उनका कोई ऐसा नोन फंक्शन नहीं है, लेकिन दोज आर नॉट पॉइजनस। पॉइजनस कौन से है? एब्रिन
हेपेरिन और रिसिन है एज पर योर एनसीईआरटी। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है, फोर्थ आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स। अब यहाँ पर बात आ जाती है डिराइव मोनोसेक्राइड्स की, इसकी मैंने बात नहीं की थी बाय वन शॉट लेक्चर। यहाँ पर देखो डिराइव मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल होते हैं, ठीक है, जो खुद मोनोसेक्राइड है, ठीक है, दूसरे होते हैं डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स। डिराइव्ड एक्चुअली वो होते हैं जो सिंपल से बनाए गए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें डीऑक्सीराइबोस, इधर पे ध्यान से देखो, डीऑक्सीराइबोस एज द नेम सेज डीऑक्सीराइबोस। राइबोस एक शुगर हमने पढ़ा है, राइबोस का स्ट्रक्चर सबको पता होगा, राइबोस 5 कार्बन का शुगर होता है, ठीक है, 5 कार्बन का शुगर होता है। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, CH2OH इधर इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, एंड हियर वी हैव द OH पार्ट, हियर वी हैव द OH part H, here we have OH and here we have H। अब ये जो राइबोस मैंने बनाया है इसके अंदर का जो सेकेंड वाला नंबर होता है, यहाँ से जब हम ऑक्सीजन रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो दैट एट दैट टाइम वी कॉल इट एज 2-डीऑक्सीराइबोस, 2-डीऑक्सीराइबोस, यही नाम उसका बनता है। तो ये जब हमने बनाया तो ये खुद एक क्या है, इट इज स्टिल अ शुगर, ये खुद एक क्या है, शुगर है, ये मोनोसेक्राइड तो है, लेकिन इसको हमने कोई शुगर के थ्रू बनाया है, कोई दूसरे सिंपल शुगर से बनाया है, सिंपल मोनोसेक्राइड से बनाया है, एंड दैट इज नथिंग बट योर राइबोस। तो यहाँ पर क्या किया हमने, डिराइव किया, किसको डिराइव किया, डीऑक्सीराइबोस को डिराइव किया, किससे डिराइव किया, सिंपल मोनोसेक्राइड से किया। सो नाउ दिस बिकम्स व्हाट, डिराइव मोनोसेक्राइड। तो ये डिराइव्ड है। मैनिटोल अगेन ये भी डिराइव्ड है। राइबुलोज इज इटसेल्फ इज अ शुगर, इट इज नॉट अ डिराइव्ड वन। एस्कॉर्बिक एसिड ये ग्लूकोज से बनता है, ये भी डिराइव्ड शुगर है। सो योर करेक्ट ऑप्शन डिराइव्ड मोनोसेक्राइड पूछा था, ठीक है, डिराइव्ड मोनोसेक्राइड पूछा था, तो ये मैंने बताया है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर ये ग्लूकोज से बना है। मैनिटोल डिराइव्ड है क्या, यस ये डिराइव्ड है। राइबुलोज डिराइव्ड नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड डिराइव्ड है, डीऑक्सीराइबोस डिराइव्ड है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, क्योंकि दिस इज नॉट डिराइव्ड, ठीक है, आपको एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। अब एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर क्या चीज नहीं आएगी, तो एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर क्या चीज आएगी, सबसे पहले वो उसका ध्यान दे देते हैं। तो इसके अंदर सारे मोनोमर्स आ जाएंगे, जो भी मोनोमर्स होंगे वो आ जाएंगे। दूसरी चीज इसके अंदर आ जाएंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, हमने जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं वो सब आ जाएंगे, जिसके अंदर क्या आ जाता है, अमाइनो एसिड आ जाता है। इसके अंदर वी हैव द शुगर्स, जो मोनोसेक्राइड्स है वो आ जाते हैं, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं। और फिर इसके अंदर आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के अलावा नाइट्रोजनस बेस आ जाते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड्स आ जाते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आ जाता है। तो फ्रक्टोज ये दो, ठीक है, इट इज अ फ्रूट शुगर, ये क्या है, ये खुद एक, ठीक है, शुगर है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स, ये सिर्फ इट इज अ डाइसेक्राइड काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, ये डाइसेक्राइड है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, ठीक है। फ्रक्टोज एक हो गया, फ्रक्टोज का एक्स्ट्रा, ठीक है, ये मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज इज अ मोनोसेक्राइड, ठीक है, ये मोनोसेक्राइड है, ठीक है। दूसरा आ जाता है लाइसिन, इट इज एन अमाइनो एसिड, तो ये भी किसके अंदर आएगा, एसिड सॉल्युबल के अंदर आएगा, हमको पूछा है नॉट प्रेजेंट, ठीक है। एडिनोसिन ये क्या है, दिस इज योर न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड, तो ये भी किसके अंदर आएगा, एसिड सॉल्युबल के अंदर आएगा, हमें पूछा है नॉट। तो स्टार्च, अब स्टार्च देखो ये क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है बेटा, पॉलीसेक्राइड है, दैट मीन्स ये क्या है, एक पॉलीमर है, पॉलीमर है, क्या है ये, पॉलीमर है। अब पॉलीमर है, लार्ज चेन्स हो गए, ये किसके अंदर आ जाएगा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आ जाएगा, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आ जाएगा। इसका जो वेट होता है ये 10,000 के रेंज में होता है, ठीक है, 10,000 से बड़ा होता है या फिर उसके रेंज में होता है, तो इसका ये मॉलिक्यूलर वेट बता दिया। तो अब इतनी सारी चीज़ों से आपको पता चल जाना चाहिए ये एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आएगा, एसिड सॉल्युबल में नहीं आएगा। योर करेक्ट ऑप्शन बिकम्स 4, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स आर ग्रुप कंटेन्स एरोमेटिक कंपाउंड। अब मुझे पूछा क्या है यहाँ पर कि एरोमेटिक कंपाउंड किसके अंदर है। अब देखो एलेनिन, एलेनिन के अंदर सबका आर ग्रुप बता दूं मैं, एलेनिन के अंदर क्या होता है, सिंपली CH3 होता है। सीरीन के अंदर क्या होता है, सीरीन के अंदर होता है, ठीक है, सीरीन के अंदर अगर हम देखें तो वी हैव CH2OH, ठीक है। थर्ड आ जाता है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, उसको रहने दो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। टायरोसिन के अंदर हमने अभी ऊपर देखा है, टायरोसिन का जो होता है, ठीक है, फोर्थ वाला अगर मैं बताऊँ टायरोसिन का यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर इस तरीके से CH2 ग्रुप लगा है, CH2 ग्रुप के बाद में इस तरीके से यहाँ पर रिंग बनी है और एक OH ग्रुप लगा हुआ है, दिस
दिस इज द आर पार्ट ऑफ टायरोसिन, जिधर हम देख सकते हैं एरोमेटिक रिंग साफ दिखाई दे रही है, बेंजीन रिंग यहाँ पर बनी हुई है। सो दिस इज योर टायरोसिन, करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर्स नहीं किए तो यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच बिटवीन अमाइनो एसिड एंड इट्स नेचर। अब अमाइनो एसिड और उसके नेचर के बारे में बात की गई है। एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एज फार एज वी नो यहाँ पर क्या होता है, CH2 कितनी बार आएगा यहाँ पर, CH2 3 टाइम आएगा। ठीक है, CH2 कितनी बार आएगा यहाँ पर, CH2 कितनी बार आएगा यहाँ पर, 3 बार आएगा और COOH बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये एसिडिक है, पता है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा COH ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा आ जाता है आर्जिनिन। आर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड होता है, हाईली बेसिक होता है। आर्जिनिन जो होता है ये हिस्टोन प्रोटीन्स में लगा हुआ होता है। ये किसके अंदर मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर मिलता है। तो ये बेसिक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। हमको इनकरेक्ट पूछा है। ट्रिप्टोफैन जो होता है हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड है क्या? अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन के अंदर थोड़ा चेंजेस है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ। हेट्रोसाइक्लिक का नहीं आएगा एक्चुअली, यहाँ पर आएगा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ठीक है, तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अब यहाँ पर देखो कंटिन्यू करते, सल्फर कंटेनिंग। ट्रिप्टोफैन जो होता है ये सल्फर कंटेनिंग नहीं होता है। इसके अंदर क्या मिलता है, इंडोल रिंग मिलता है, इंडोल रिंग मिलता है। तो ये क्या हो गया आपका, इंडोल रिंग कंटेनिंग हो गया। अब ये सल्फर कंटेनिंग तो नहीं हो सकता, दिस बिकम्स रॉन्ग। आइसोल्यूसिन न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए मैंने आपको याद करवाया है अरवा, हिल, MPTT, ये सब आपको मैंने ट्रिक्स और टिप्स में बताया है, जो मैं अभी फिर से आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है, जस्ट इन केस आप लोग का छूट जाए वो चीज़ तो अभी कर लो। अरवा, हिल, MPTT, इसका फुल फॉर्म जाके आप लेक्चर में देख लो। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। सो थर्ड वन जो होगा रॉन्ग हो जाएगा। सल्फर कंटेनिंग के अंदर हमने कौन से एग्जाम्पल देखे हैं बेटा, सिस्टाइन देखा है एक एग्जाम्पल, सिस्टाइन के अलावा एक एग्जाम्पल मिथियोनिन देखा है। ये दोनों ही क्या होते, सल्फर कंटेनिंग होते। जब सिस्टाइन के दो सिस्टाइन को मिला के जो बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिस्टीन। ठीक है, तो सिस्टीन एंड सिस्टाइन तो अलग चीज़ें है। जो सिस्टीन होता है दैट इज मेड फ्रॉम 2 सिस्टाइन्स। ठीक है, हाउ मेनी अमंग द गिवन अमाइनो आर एसेंशियल एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड इन ह्यूमन। तो एसेंशियल के लिए अगेन अरवा, हिल, MPTT आ जाता है। अरवा, हिल, MPTT। तो अरवा, अर से क्या आ जाएगा आपका, आर्जिनिन आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा, H से हिस्टिडीन आ जाएगा, आइसोल्यूसिन आ जाएगा, ल्यूसिन आ जाएगा। ठीक है, और लाइसिन भी आ जाएगा, लाइसिन इज असेंशियल, मिथियोनिन आ जाएगा। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। फिनाइल एलेनिन, अरवा, हिल, MPTT, PTT। टी से आ जाएगा यू हैव ट्रिप्टोफैन, और यहाँ पर आ जाएगा थ्रियोनिन, और पी से आ जाएगा फिनाइल एलेनिन। तो फिनाइल एलेनिन क्या है, एसेंशियल है। आपको पूछा है आर एसेंशियल एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड। तो फिनाइल एलेनिन है, वैलिन है, ल्यूसिन है, ग्लाइसिन ये नाम मैंने नहीं दिया है, दिस इज नॉन एसेंशियल, आपको पता होना चाहिए नॉन एसेंशियल है ये। आइसोल्यूसिन भी नाम दिया है, थ्रियोनिन भी नाम दिया है। एस्पार्टिक एसिड अगेन नॉन एसेंशियल के अंदर आता है। तो कितने एसेंशियल हो गए, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। जो करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन 2। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कर दो, मैं फिर से समझा दूंगी। दूसरी चीज याद रखो, कौन से क्वेश्चन नहीं कर रहे हो उसको थोड़े दिन बाद फिर से ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड। देखो न्यूक्लियोसाइड का सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर इस तरीके से शुगर बनी होती है, यहाँ पर लगा होता है आपका प्यूरिन हो या पिरिमिडिन हो जो भी है। अब यहाँ पर बोला है शुगर और फॉस्फेट, अगर न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो शुगर और फॉस्फेट, पहले बात तो ये न्यूक्लियोसाइड नहीं रहेगा, ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शुगर के साथ में फॉस्फेट जोड़ रहे हो तो मतलब वो बन चुका है अब न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करवा रहे होते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, जब ठीक है सपोज करते हैं यहाँ पर CH2H प्रेजेंट था, इसके साथ में जब हम बॉन्ड करवा रहे होते हैं PO4 3- का जब यहाँ पर बॉन्ड बना रहे होते हैं, या फिर इसको सिंपली लिख दो H3PO4। ठीक है, यहाँ पर जब हम बॉन्ड करवा रहे होते हैं तो यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। अब ये जो फॉस्फो ईस्टर लिंकेज है बेटा, इसको जो है फॉस्फो अगर हटा भी दोगे तो चलेगा, हम क्या कह सकते हैं इसको, ईस्टर लिंकेज कह सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड भी कह सकते हो या ईस्टर बॉन्ड भी कह सकते हो, क्योंकि फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड भी किसके बीच में मिलता है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में मिलता है, राइट। फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में मिलता है, यहाँ पर अगर हमने ये लगा दिया है तो नेक्स्ट
नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर होगा और नेक्स्ट पार्ट के जो सेकेंड वाला कार्बन होता है शुगर का, वहां पर दूसरा बॉन्ड बनता है विद द शुगर, ठीक है, शुगर का सेकंड कार्बन के साथ में बॉन्ड बन रहा होता है। तो ये आप लोग को चीजें याद रखनी थी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो है ना एक फॉस्फेट जो पार्ट होता है जब दो शुगर के साथ में बॉन्ड बना रहा होता है, एट दैट टाइम वी कॉल इट एज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे लेकिन क्या पूछा है, दैट मैटर्स, यहाँ पे पूछा है बिटवीन द शुगर एंड फॉस्फेट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि एक शुगर के बारे में बात की गई है, ऐसे नहीं पूछा है बिटवीन शुगर्स एंड फॉस्फेट। अगर शुगर्स बोला होता तो मोर देन वन शुगर कंसिडर कर सकते थे हम, वहां पर हम फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक ही शुगर बोला है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईस्टर बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर चीज याद रखने वाली ये है कि ईस्टर बॉन्ड को ही हम फॉस्फोईस्टर बॉन्ड भी कहते हैं, बोथ आर सेम, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें मिलता है, ये मिलता है हमें शुगर्स के पीछे, मतलब पॉलीसेक्राइड्स के अंदर मिलता है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स के अंदर मिलता है। फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड किसके अंदर मिलता है, यहाँ पर होता है शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, तो इसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर मिलते हैं, ये अमाइनो एसिड्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने लिपिड्स वाले पार्ट में पढ़ा है। लिपिड्स जो होते हैं बेसिकली ये ग्लिसरॉल होता है एक इसका पार्ट, एक पार्ट होता है फैटी एसिड वाला और ग्लिसरॉल वाला जो पार्ट जो दोनों मिल जाते हैं तब हम उन्हें ग्लिसराइड कहते हैं। जब लिपिड के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेटेड, क्या हम ऐड कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम ऐड करवा रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एट दैट टाइम बनता है फॉस्फोलिपिड। नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फॉस्फोलिपिड। जिसका एग्जाम्पल आप लोग को दिया है लेसिथिन, ठीक है, लेसिथिन, और इसी को हम क्या कहते हैं, फॉस्फाटिडाइल कोलिन, इसी को हम क्या कहते हैं, फॉस्फाटिडाइल कोलिन। तो यहाँ पर क्या मिलता है, न कॉम्पोनेंट ऑफ लेसिथिन, तो यहाँ पर लेसिथिन जो होगा इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होगा, तो फॉस्फेट ग्रुप तो होगा। आपको पूछा है नॉट अ कंपाउंड इन दिस, तो फॉस्फाटिडाइल कोलिन जो है इटसेल्फ, ये क्यों लगाया जाता है फॉस्फाटिडाइल कोलिन, क्योंकि यहाँ पर कोलिन एक पार्ट हो गया वो भी प्रेजेंट है। फैटी एसिड तो प्रेजेंट है ही क्योंकि यहाँ पे हम लिपिड बना रहे हैं। स्फिंजोसिन जो कंपाउंड है दिस इज नॉट सीन इन फॉस्फोलिपिड्स, और ये फॉस्फाटिडाइल कोलिन के अंदर नहीं मिलता। करेक्ट ऑप्शन आपका 3 हो जाता है। आपने नहीं पढ़ा है बेटा, आपने जो चीजें पढ़ी है आपको पता है, सामने दिखाई दे रहा है, तो आप कैंसिल आउट करके आंसर निकालो। अगर आपको ऐसा कोई वर्ड सामने आ रहा है जो आपने नहीं पढ़ा है, कैंसिल आउट थिंग्स एंड ट्राई टू टेक आउट द आंसर व्हाट इट कैन बी द आंसर, ठीक है। प्रोबेबल प्रेडिक्शन आप लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड्स पोजिशनल इन्फॉर्मेशन। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया, याद नहीं आ रहा है, तो वहां पर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। पोजिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए देखो क्या होता है, सिंपल अमाइनो एसिड का चेन बन गया, ठीक है। ये सिंपल अमाइनो एसिड्स थे जिसका हमने चेन बना दिया, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनता है, बीटा प्लीटेड बनता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि चेन्स बनते हैं, ठीक है, लॉन्ग चेन्स बनते हैं और वो अपने ऊपर ही फोल्ड होते हैं जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस से, जिसको हम क्या करते हैं, स्टेबल रखते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिजेस हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पर जो है ना, अगर आपको पोजीशन पढ़ना है कि कौन सा अमाइनो एसिड एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट है, उसके लिए आपको सबसे ज्यादा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, प्राइमरी अमाइनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, प्राइमरी प्रोटीन्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म्स, क्योंकि सेकेंडरी के अंदर भी हम नहीं देख पाएंगे कि एग्जैक्टली वो जगह पर कौन सी जगह पर प्रेजेंट है, कौन से नंबर पर प्रेजेंट है, और टर्शियरी में तो हम बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसके अंदर और ज्यादा फोल्डिंग्स हो गई है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर पर हम देख सकते हैं कि कौन सा अमाइनो एसिड कहां पर लोकेटेड है। करेक्ट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अ जनरल रूल ऑफ थंब फॉर एंजाइम इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी चेंज इन टेम्परेचर इन ईदर डायरेक्शन, मतलब कितना, ठीक है, कितने पर वो हाफ हो जाता है, ठीक है, कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज करने पर वो हाफ और हाफ देखा जाता है इंक्रीज और डिक्रीज में, ठीक है। तो कितना होता है, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में बताया है कि 10 डिग्री सेल्सियस में हर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर रेट इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज करने पर रेट डिक्रीज हो जाता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी का, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन 2, एनसीईआरटी का डायरेक्ट था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर ग्राफ दिया है, आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए एंड बी। अब ग्राफ का अगर हम सही से देखें तो हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर वी मैक्स बताया है, सही बात है। यहाँ पर आपको जो वी मैक्स बताया, वेलोसिटी बताई है, मतलब यहाँ पर आपको बताई गई है एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या है, और या फिर वी कैन से रेट ऑफ रिएक्शन आपको यहाँ पे बताया है कि कितना अच्छे से रिएक्शन मूव कर रहा है,
ठीक है, एंजाइम के थ्रू कितने अच्छे से रिएक्शन मूव कर रहा है। तो फर्स्टली तो आपको ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ऑन वाई एक्सिस बताया है, दिस इज योर वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपको क्या बताया है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो आपको जो है क्या याद रखना है, यहाँ पर पूरा ग्राफ याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, यहाँ पर बी और ए के बारे में बताना है। अब यहाँ पर देखो Km ये जो वैल्यू होती है ये क्या है, दिस इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ Vmax। Vmax क्या है आपका, मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे एक एंजाइम रिएक्शन जो है फॉलो अप कर सकता है। तो उसका जो हाफ टाइम होगा ना, वो जब रीच होगा उस पर जो कंसंट्रेशन होगी सबस्ट्रेट की, वो कंसंट्रेशन Km होती है। तो अगर आपको सिर्फ इतना भी पता होता कि Km इज दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो आप यहाँ पर बता सकते कि भाई एक्स एक्सिस पर तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात की गई है। तो आपके पास में बी क्या आ जाता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ जाता है। अब यहाँ पर ए क्या है, देखो इससे आप कैसे पता करोगे, Km जो होता है ये कहाँ पर मिलता है हमें, Vmax बाय हाफ पर, Vmax बाय 2 पर मिलता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, Vmax बाय 2 हो जाएगा। वैसे तो आपको पूरा डायग्राम, हर एक डायग्राम आपके दिमाग में छपे होने चाहिए, बिना कुछ सोचे, इतना ज्यादा प्रोसेस किए बिना ही आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए कि यहाँ पर तो Vmax बाय 2 होगा क्योंकि Km के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। और दूसरी चीज, ये ग्राफ हमने पढ़ चुके हैं 10,000 मरतबा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, उसके साथ में हम किसको देख रहे होते हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहे हम कितना भी बढ़ा ले, एक्स एक्सिस के कितने भी आगे चले जाए, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है, आफ्टर इट हैज रीच्ड और अटेन्ड द Vmax, उसके बाद वो ऊपर नहीं जाएगा। तो ये हमें ग्राफ याद होना चाहिए था। यहाँ पर जो ए है दैट इज Vmax बाय 2, तो ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और टर्नओवर नंबर तो नहीं हो सकता, Vmax बाय 2 ही होगा। अब बी जो होगा वो एफिनिटी है क्या, नहीं, हमने एफिनिटी का कोई ग्राफ नहीं बनाया है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का बनाया है, तो यस, सो आपका करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाता है। बाकी भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर Vmax की बात की गई है, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को हम वाई एक्सिस पर नहीं रखेंगे। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सही बात है, लेकिन ये आपका नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट योर ऑप्शन। टर्नओवर नंबर, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन तो हमने नहीं देखा यहाँ पे। ठीक है, सबस्ट्रेट देखा है। Okay, moving on to next question. In which of the following mode of inhibition there is no direct interaction between inhibitors and active site of enzyme? मतलब with, अच्छा यहाँ पर आ जाएगा with an active site of enzyme। मतलब यहाँ पर आपको पूछा क्या है, which of the following mode of inhibition, in which of the following mode of inhibition। ठीक है, हमने mode of inhibition देखे हैं, एक तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, इनहिबिशन होता है, एक नॉर्मल इनहिबिशन होता है। ठीक है, और एक कौन सा होता है, एक कॉम्पिटिटिव हो गया, एक नॉर्मल इनहिबिशन हो गया, दूसरा और तीसरा कौन सा आ जाता है, नेगेटिव इनहिबिशन। दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कर लो। क्या बताया है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर जो सबस्ट्रेट होता है वो कॉम्पिटिटर की तरह एक्ट कर रहा होता है और ये उसकी एक्टिव साइट पर जाकर बैठ जाता है। ठीक है, सबस्ट्रेट कॉम्पिटिटर होता है और ये किस पे जाकर बैठ जाता है, एक्टिव साइट पर जाकर बैठ जाता है। दूसरी चीज आ जाती है नॉर्मल इनहिबिशन। यहाँ पर भी क्या होता है, कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड होता है, लेकिन वो जो होता है एक्टिव साइट पर नहीं बैठता है, वो कहीं और बैठकर उसके अंदर केमिकल चेंजेस लाता है और एंजाइम एक्टिविटी को रुकाता है, स्लो डाउन करता है। तीसरा आ जाता है नेगेटिव इनहिबिशन। नेगेटिव इनहिबिशन तब होता है जब कोई सबस्ट्रेट के थ्रू क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट के थ्रू ही हम एंजाइम को क्या कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट से क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट बेसिकली एंजाइम से जाके मिल रहा है और एंजाइम से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। और ये जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है तभी क्या होता है, बेसिकली सबस्ट्रेट से एक्चुअली इनहिबिशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो इनहिबिशन होता है ये इस तरीके का साइकिल चलता है। किस तरीके का, कि सबसे पहले क्या था, सबस्ट्रेट था, किसके पीछे भाग रहा था, सबस्ट्रेट एंजाइम के पीछे भाग रहा था। ठीक है, अब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिला के बनाते प्रोडक्ट। एट अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट पर आके ना प्रोडक्ट का लेवल, उसका जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल हो गया है, अच्छा लेवल बन चुका है, अब वो क्वांटिटी उसकी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसको कौन बताएगा कि भाई और ज्यादा कन्वर्जन मत कर, और ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म मत कर, बॉडी के अंदर उसका टॉक्सिसिटी हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये कौन बताता है, प्रोडक्ट इटसेल्फ सेज दिस। इसको हम कहते हैं नेगेटिव इनहिबिशन या फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये प्रोडक्ट खुद बता रहा होता है एंजाइम को कि स्टॉप योर एंजाइम
एंजाइमेटिक एक्टिविटी राइट नाउ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इसमें भी क्या होता है, ये प्रोडक्ट साइड पर जाकर ये एक्टिव ठीक है एक्टिव साइड पर जाकर नहीं रुका रहा होता है, ठीक है, ये उसको सिर्फ सिग्नल्स भेज रहा होता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन इनहिबिटर्स एंड एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर तो दोनों इनहिबिशन करने के लिए सबस्ट्रेट का जो कॉम्पिटिटर है वो एक्टिव साइट पर जाकर मिलता है। आपको पूछा है कौन से इनहिबिशन के अंदर नहीं मिलता है, फीडबैक इनहिबिशन के अंदर नहीं मिलता है, नॉन कॉम्पिटिटिव रहेगा नहीं मिलता है। फोर्थ ऑप्शन बोथ 2 and 3 करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है, बोथ 2 and 3 फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट लाइकली इंडिकेट्स अ कंपाउंड इज अ बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल हम कब देखते हैं, इसके पॉइंट्स याद कर लो कि इसका जो रेंज होता है मोर देन और इक्वल टू 10,000 के डाल्टन्स होता है। दूसरी पॉइंट के ये एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आता है, एसिड इंसॉल्युबल पूल के अंदर आता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं पॉलीसैकेराइड्स और आ जाते हैं लिपिड्स। और लिपिड्स क्यों आते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, इट इज नॉट अ स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ये इसका जो वेट होता है ये बिलो 800 डाल्टन्स का होता है, लेकिन फिर भी ये भाई साहब किसके अंदर आ जाते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आ जाते हैं या फिर एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर आ जाते हैं। पांचवी चीज आ जाती है यहाँ पर प्रोटीन्स और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो आपके RNA DNA है ये सारे आ जाते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो इट डिजॉल्व्स रेडिली इन एसिड। बायो मैक्रोमोलिक्यूल है वो तो अपना ठीक है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में डिसॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो डिसॉल्व कर रहा होता तो वो किस में आ जाता, सॉल्युबल फ्रैक्शन में आ जाता। लेकिन वो एसिड इनसॉल्युबल में इसलिए है क्योंकि उसका अच्छा खुद का बड़ा यूनिट बना हुआ है, वो डिसॉल्व नहीं होता एसिड के अंदर, तो ये रॉन्ग हो जाता है। मोस्ट लाइकली इंडिकेट्स अ कंपाउंड इट हैज मॉलिक्यूलर वेट बिलो 800 डाल्टन्स। ये तो माइक्रोमोलिक्यूल की बात कर रहा है। इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट्स। ये करेक्ट आंसर है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर कंटिन्यूअसली न्यूक्लियोटाइड बढ़ता है, ठीक है। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो उसको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं भी काउंट कर सकते हैं यहाँ पे कंसीडर करने के लिए। इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल टिश्यूज, ऐसा जरूरी नहीं है। पॉलीसैकेराइड्स सेल्यूलोज हो जाता है, इन्यूलिन हो जाता है, ऑल दीज आर फाउंड इन प्लांट्स एज वेल, ठीक है। आपके पास में नैग और नैम हो जाते हैं, दीज आर मोनोसैकेराइड्स, ये ठीक है। इसके अलावा वी हैव काइटिन जो कि दूसरे में भी मिलते हैं, तो एनिमल टिश्यूज के अंदर ही पाए जाते हैं, जरूरी नहीं है प्लांट्स में भी पाए जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अ रिसर्चर आइसोलेट्स अ कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। रिसर्चर क्या कर रहा है, आइसोलेट करता है कोई कलर्ड पिगमेंट फ्रॉम अ फंगल कल्चर। दिस कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली, देखो कलर्ड पिगमेंट है। अब कलर्ड पिगमेंट की अगर हमने बात की है तो कहाँ पर बात की है, पिगमेंट्स और ये सब फ्लेवोनॉइड्स है, पिगमेंट्स है, सेंट्स है, गम्स है, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। किसके अंदर आ गए, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आ गए, फंगल कल्चर के अंदर मिला है और इट इज मोस्ट लाइकली टू बी अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देख के ही समझ में आ गया है, माइक्रोमोलिक्यूल नहीं हो सकता, न्यूक्लिक एसिड नहीं हो सकता क्योंकि न्यूक्लिक एसिड हैज नो रिलेशन विद पिगमेंट। प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं हो सकता क्योंकि पिगमेंट्स जो होते हैं इनका कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है, कोई नोन ऐसा फंक्शन नहीं मिलता है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। लिपिड्स आर इंक्लूडेड इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अब लिपिड्स का थोड़ा कैसा कहानी है, ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ थिंग है इसका। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि इसका जो वेट है ये तो 800 डाल्टन्स के नीचे आता है, जबकि हमने पढ़ा मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर आना है या फिर एसिड इनसॉल्युबल के अंदर आना है तो आपको मैक्रोमोलिक्यूल होना पड़ेगा, लॉन्ग चेन्स होने चाहिए। तो लिपिड्स के अंदर लॉन्ग चेन्स नहीं मिलती है, नॉट पॉलीमरिक, इट इज नॉट पॉलीमरिक, ठीक है। ये सिंपली किससे बना है, ग्लिसरॉल है, इसके ऊपर फैटी एसिड है, अब इसका लॉन्ग चेन नहीं बनेगा, ठीक है, यही है आपका लिपिड है, ठीक है। और दूसरी चीज के जो लिपिड्स होते हैं ये एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर मिलते हैं, दीज आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये सारी आपकी NCERT की लाइन है, नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल। लेकिन फिर भी ये किसके अंदर मिल रहा है, एसिड इनसॉल्युबल के अंदर मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये क्या बना देता है, वेसिकल्स फॉर्म कर देता है। जब मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होती है तब वेसिकल्स फॉर्म कर देता है। तो यहाँ पे पूछा है दे आर हाईली सॉल्युबल इन एसिड्स, इसीलिए वो एसिड इनसॉल्युबल में मिलते हैं। अगर सॉल्युबल हो गया एसिड में तो एसिड के साथ नीचे चला जाएगा, फिल्ट्रेट में मिलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग ही हो जाता है, ठीक है। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, नहीं, मॉलिक्यूलर वेट्स उनका काफी कम है। दे फॉर्म वेसिकल्स व्हेन मेम्ब्रेन गेट्स ब्रेक डाउन, बिल्कुल सही चीज है ये। दे आर पॉलीमरिक ये नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा है कि एसिड इनसॉल्युबल के अंदर क्यों आया है, क्यों वो पॉलीमरिक है इसीलिए आया है क्या, नहीं, उसका रीजन क्या है कि ये वेसिकल्स फॉर्म कर देते हैं जिसकी वजह से वो ठीक है एसिड के साथ में घुल मिल नहीं सकते, डिसॉल्व नहीं हो सकते और वो एसिड सॉल्युबल के अंदर नहीं आते। तो रीजन आपको पूछा है तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग बायो मैक्रोमोलिक्यूल इज नॉट पॉलीमरिक इन नेचर? कौन सा पॉलीमरिक नहीं होता है? लिपिड पॉलीमरिक नहीं होता है। सिंपल आंसर है। प्रोटीन किससे बना है? पॉलीमर है, ये हेट्रोपॉलीमर होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है। पॉलीसेकेराइड हेट्रो भी हो सकता है और होमोपॉलीमर भी हो सकता है। होमोपॉलीमर के तो दुनिया भर के एग्जाम्पल बताए। हेट्रोपॉलीमर के अंदर आ जाता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन ये हेट्रोपॉलीमर है। आप लोग वन शॉट जाके प्लीज देखो, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे समझाया। न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। तो लिपिड एक ऐसा है जो पॉलीमरिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखो 20 क्वेश्चंस का था, लेकिन थोड़े क्वेश्चंस मुझे लगे कि इट शुड बी डिस्कस्ड, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने और निकाले। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफरेंशिएट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप फ्रॉम कोएंजाइम्स। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स के बारे में अगर फिर से बात करें तो क्या इनके अंदर डिफरेंस होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये टाइटली बाउंड होता है, ये लूजली बाउंड होता है। ये थ्रू आउट द प्रोसेस बाउंड, ठीक है, बाइंडेड रहता है। और कोएंजाइम्स जो होते हैं ये ट्रांजिएंट बॉन्ड शो करते हैं ओनली टिल द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, ठीक है, वो जो रिएक्शन है उसके कंप्लीशन तक के ही रहते हैं, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स इनऑर्गेनिक होते हैं, बिल्कुल गलत है। प्रोस्थेटिक ग्रुप किसके अंदर आते हैं? ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं, ठीक है। देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये तो हमने नया देखा है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। व्हाइल कोएंजाइम्स आर ऑलवेज प्रोटीन बेस्ड, नो, रॉन्ग। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बाइंड रिवर्सिबली, बिल्कुल रॉन्ग है, इरिवर्सिबली बाइंड करते हैं, और कोएंजाइम्स रिवर्सिबली बाइंड करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर टाइटली बाउंड, ये चीज सही है, वेयरएज कोएंजाइम बाइंड ट्रांजिएंटली ड्यूरिंग कैटालिसिस, ये भी बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन कैटालिसिस वेयर कोएंजाइम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स नहीं होते, कोएंजाइम्स आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ कैटालिसिस। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, जहां पे आपको बताना क्या था कि सही डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। तो ये आप सही से डिफरेंशिएट करने के लिए पॉइंट याद रखना है। सेकंड आ जाता है द कैटालिटिक एक्टिविटी, वेट, The catalytic activity of an apoenzyme can be restored by addition of which of the following? तो यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे? appropriate cofactors ऐड करेंगे। वापस से आया है क्वेश्चन। Which statement best explains why coenzymes can participate in multiple different enzyme catalyzed reactions? अच्छा, तो ये क्वेश्चन भी वापस से आया है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं परमानेंटली बाउंड हो जाते हैं, नहीं केमिकली रिएक्टिव होते हैं, नहीं टाइटली बाउंड होते हैं, नहीं लूजली बाउंड होते हैं। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसका मैंने अभी ऊपर बताया है, थोड़े क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, बस यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको सॉल्व करने जरूरी थे। दीज इंक्लूड मेजर पार्ट ऑफ द व्हाट यू हैव स्टडीड। थोड़े हमने लिंकेजेस की बात कर ली, थोड़े स्ट्रक्चर्स की बात कर ली, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। तो इस तरीके से आपको मेहनत करती रहनी है और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है कमेंट करो, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वो भी फीडबैक दो। दैट्स इट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग, गुड बाय।